हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैवाहिक विवादों में जब आपके ऊपर मल्टीपल फॉल्स केसेस जो आते हैं तो वहाँ पर आपके बचाव के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए जो कि आपके डिफेंस में मुख्य भूमिका निभाएं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम एविडेंसेस पर बात करने वाले हैं, डिफेंस एविडेंस पर, कि आपके ऊपर फॉल्स केस हो चुके हैं तो आपके पास कौन कौन से एविडेंस हो जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। पूरा वीडियो आखिरी पॉइंट तक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे तो आप इन्हें नोट भी कर लेना। और आप में से कई सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, अलग अलग कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कमेंट्स में जवाब देना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 2000 से भी ऊपर वीडियो हैं। अगर एक एक दो दो कमेंट भी हर वीडियो पे आएंगे तो हजारों कमेंट्स डेली वाईटी स्टूडियो में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास एक ही माध्यम है कि एक वीडियो बना करके आपकी क्वेरीज का समाधान करूं, और वही मैं कर रहा हूं दोस्तों। दूसरा, आप जो ये पूछते हैं कि साहब मेरे पास एविडेंस है, चलेगा या नहीं चलेगा, सब कुछ क्लियर करता हूं आज। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास आज के समय में डिजिटल युग में सबसे ज्यादा लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स होती है कि कॉल पे कोई बातचीत हुई है लड़की से, लड़की के माता पिता से, और उसमें कुछ आपके फेवर की बात है और वो आपने रिकॉर्ड करके अपने पास रख ली है, तो ये रिकॉर्डिंग चलेगी या नहीं चलेगी। दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जिस रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट में सबमिट करने वाले हो उसे पूरा अच्छे से बैठ के कई बार सुनो, क्योंकि कई बार होता है कि उसमें 10 चीजें लड़की के अगेंस्ट है लेकिन एक या दो चीज आपके अगेंस्ट जा रही है। केस तो उसका है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपको सजा है। तो यह जरूर ध्यान रख लेना, ताव में, तैश में, आक्रामक होके या जल्दबाजी में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग ना दे दें जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऊपर कुछ आ रहा है। तो पहले सारी रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से सुने। जो रिकॉर्डिंग आपको लगता है कि 100% उनके अगेंस्ट है और आपके फेवर में है, केवल वही रिकॉर्डिंग आपको सबमिट करनी है। और हाँ, रिकॉर्डिंग एविडेंस के रूप में सबमिट की जा सकती है। कंडीशन यह है कि रिकॉर्डिंग में किसी प्रकार की काट छांट ना हो, किसी प्रकार की एडिटिंग ना हो, और रिकॉर्डिंग आपकी 5 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो। यही सेम चीज आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी एप्लीकेबल होती है और यही वॉइस रिकॉर्डिंग पर भी एप्लीकेबल होती है। यानी किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में अपने डिफेंस में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करने का तरीका यह है कि आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे, जो रिकॉर्डिंग होगी उसको पेन ड्राइव में देंगे। जो पहले 65B होता था, अभी 63 हो चुका है सेक्शन, उसके अंतर्गत एक सर्टिफिकेट भी बना के देंगे और एक एफिडेविट देंगे। ये सारी चीजों के साथ आप सबमिट करेंगे तो वो एडमिसिबल होगी। इसके साथ साथ आपके ओरिजिनल डिवाइस में भी वो रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। हो सकता है सामने वाली पार्टी चैलेंज करे और आपके ओरिजिनल डिवाइस को वेरीफाई करने के लिए मंगाया जाए। इतना आप समझ गए कि सारी रिकॉर्डिंग एविडेंस में चलेंगी। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ्स की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई हैप्पी मोमेंट के फोटोग्राफ हैं तो आपको पता होगा, जो भी हमारे फोन्स होते हैं जब हम क्लिक करते हैं तो डेट के साथ वो उसमें स्टोर होते हैं। तो ये फोटोग्राफ्स भी आप अपने एविडेंस में दे सकते हो कि साहब 17 जून की तो मारपिटाई दिखा रही है और 18 जून को देखिए हम घूमने गए थे, ये उसके फोटो हैं। लेकिन इस केस में भी वो फोटोग्राफ डेट के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल में ओरिजिनल डिवाइस में सेव होने चाहिए, अदरवाइज फोटो से कुछ पता नहीं चलेगा वो फोटो कब का है, वो कुछ भी कह सकती है। बट अगर आपके पास ओरिजिनल डिवाइस है जिसमें डेट के अकॉर्डिंग वो सेव है तो आप उससे वेरीफाई करवा सकते हो। फोटोज के साथ भी अगर आप 63 का सर्टिफिकेट दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दो चीजें आपकी हो गई। अब हम आते हैं तीसरी चीज पर, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग। यदि सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग है आपके पास ऐसे किसी इंसिडेंट की जो आपके फेवर में हो और वॉइस के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, तो उसको भी आप एविडेंस के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं लोकेशन की, यानी सीडीआर। देखिए, कई बार होता है कि जो वो कह रही है आपके पास आपकी ऐसी सीडीआर अवेलेबल है जिससे उसकी बातें गलत सिद्ध होती हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे आपको ये सब कुछ पता चलता है, आप अपनी पिछली सीडीआर अपने ऑपरेटर से निकलवा लो, जितनी मैक्सिमम निकलती हूँ। वैसे 6 महीने की देते हैं, बाकी आप बात कर सकते हैं, ऑपरेटर टू ऑपरेटर डिपेंड करता है, प्लान टू प्लान भी डिपेंड करता है, पोस्ट पेड है प्रीपेड है। तो आप उनसे बात करके जितनी भी मैक्सिमम आपकी सीडीआर निकलती है वो निकलवा लो, जिससे कई बार ये साबित हो जाता है कि वाइफ जो कह रही है वो झूठा है। और ये सीडीआर भी आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो और ये पूरी तरह से एडमिसिबल है। इसके अलावा दोस्तों, यदि पुलिस में आपने कोई कंप्लेंट करी है या आपकी वाइफ ने कोई कंप्लेंट करी है, आपके परिवार वालों ने, वाइफ के परिवार वालों ने कभी पूर्व में कोई कंप्लेंट दी थी और उस कंप्लेंट में कुछ आपके फेवर में है, तो आप आरटीआई लगा करके उसको निकलवा लो। और ये आरटीआई भी पूरे तरीके से कोर्ट में एडमिसिबल है, क्योंकि आरटीआई वाली जो कॉपी होती है वो एज ए सर्टिफाइड कॉपी ट्रीट होती है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम आ जाते हैं व्हाट्सएप चैट पर। अगर व्हाट्सएप चैट आपके पास है शादी के दौरान या फिर सेपरेशन के बाद, सेपरेशन के बाद तो आपकी गुड इंटेंशन दिखती है अगर वो आपके फेवर में चैट है, और उससे पहले भी कई बार होता है कि वाइफ ने कोई इल्जाम लगाया लेकिन उसके सेम डेट पर या सेम टाइमलाइन पर आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट मौजूद है जिससे उसका इल्जाम गलत साबित होता है।
तो ऐसे में भी दोस्तों ये व्हाट्सएप चैट भी चल सकती है। इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर के उस व्यक्ति का नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट करो, ताकि जो व्हाट्सएप चैट है उसमें ऊपर नाम की जगह नंबर शो हो। उसके बाद आप उसके स्क्रीनशॉट लो और वो सारे स्क्रीनशॉट 63 के सर्टिफिकेट के साथ कोर्ट में दाखिल करो। तो ये तरीका होता है व्हाट्सएप चैट को दाखिल करने का, और ये एडमिसिबल होती है पूरे तरीके से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लिंक्डइन और बाकी जो है आपका जीवन साथी और आपका इंस्टाग्राम, इनकी प्रोफाइल पर कई बार ऐसी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाती हैं जो आपके काम की होती हैं। आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हो। यहाँ आपको मैं एडवाइस करूंगा कि स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी उसकी करें और उसको 63 के सर्टिफिकेट के साथ लगाएं। क्योंकि दोस्तों उसमें जनरली ये होता है कि वाइफ को जब पता चलता है आपने ऐसा कुछ लगाया, तो वो अपनी प्रोफाइल को चेंज कर देती है, प्रोफाइल को या प्राइवेट कर देती है या फिर प्रोफाइल को डिलीट ही कर देती है और कह देती है ये सब झूठा है और कोड भी बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाता है। तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है, डेट और टाइम के साथ, कि किस दिन किस तारीख को आपने वो रिकॉर्डिंग करी है, ताकि अगर वो डिलीट भी करे या उसमें कुछ चेंजेस भी करे तो आप कह सको बाद में कि आपने चेंजेस किए हैं। हालांकि अगर आप मेंटेनेंस की बात करो तो जस्ट एक प्रोफाइल पर अगर किसी ने लिख दिया कि मैं फला कंपनी में जॉब करती हूँ, तो जस्ट उतना कोड कंसिडर करके मेंटेनेंस खारिज नहीं करेगा। बट अन्यथा वो जो प्रोफाइल है उसमें कोई चीज़ अगर आपके फेवर में आ रही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस खारिज कराने के लिए एक सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ये काम कर सकता है, लेकिन प्राइमरी में आपको लड़की की कोई ना कोई इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पत्नी घर से गई और वो आपके घर पे अपनी कुछ चीज़ें भूल गई, जैसे गलती से उससे अपनी ITR आपके घर पे रह गई, छूट गई, और आपको ITR मिल जाती है, तो क्या आप उसको एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, इस बात को कहते हुए कि मेरे घर पे रह गई थी, और उसकी कॉपी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। खुद की ITR को डिनाई भी नहीं कर पाएगी और ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा मेंटेनेंस केस में। तो इन सारी की सारी चीज़ों को एज एविडेंस ऑफ डिफेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।